आप ऐसे मुट्ठी बनाओगे और आप आपका हाथ सीमेंट की ड्राई थैली में डालोगे तो कहाँ तक जाएगा? कहीं ना कहीं रुक जाएगा, क्योंकि वो डेड चीज़ है, उसमें कुछ भी चीज़ें अंदर लाइव नहीं। या सैंड ले लो, सैंड, ठीक है ना, सैंड की थैली में आप ऐसा हाथ रखोगे तो कहीं ना कहीं तुरंत रुक जाएगा इनफैक्ट। और जब ऐसी मिट्टी के अंदर आप हाथ डालोगे जो बहुत ऑर्गेनिकली फर्टाइल है, तो उसमें आपका हाथ काफ़ी देर तक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सब बैक्टीरिया और वायरसेस और सब चीज़ें ने जगह बना करके सॉफ्ट रखा है, ज़मीन को पानी से भरपूर है, ह्यूमस से भरपूर है, तो आपका हाथ भी इजीली चला जाता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो वो डिफरेंस है दोनों की चीज़ में। तो माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स वो सॉइल को पोरस रखते हैं, लूज रखते हैं उसको, उसके अंदर रूट्स भी इजीली जा सकते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी, मतलब उसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो भी चाहिए उन लोगों को, सिर्फ माइक्रोब्स को नहीं चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, तो वो मिलता रहता है, क्योंकि वो जमीन को खुला रखा है उसके अंदर से, उसका काम चल रहा है तो सब चीज़ें ऊपर तक भी खुली रहती है, उसकी वेंट्स होते हैं उसके सब चीज़ों के। This also exchange the water holding capacity of soil. जैसे कि हमने सोचा कि अर्थवर्म्स इतने बड़े बड़े छेद कर देते, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी ज़मीन की बढ़ जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो पानी ऊपर की सतह पर से होकर के निकल जाता है, किसके फार्म में से? केमिकल फार्मर्स से। हमारी खेत में क्या होगा, हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है, हम लोग उसको ज़्यादा केयर इसके ऊपर रखते कि नेचुरली उगे सब चीज़ें, तो हमारे खेत में पानी भी आएगा तो वो सब अर्थवर्म्स के होल्स के अंदर गुजर जाएगा और यहाँ तक पानी आ जाएगा। इतने ऊपर से पानी की बारिश हुई, यहाँ तक आ गया पानी। और अभी नीचे जाना है तो जितना पानी नीचे जाता है नीचे चला जाएगा, जितना ऊपर रहना ऊपर रहेगा। और ऊपर रूट्स जब नीचे आएंगे पानी को ढूंढने, तो उसको मिलेगा या नहीं पानी? यहाँ पर मिलेगा। जबकि उसकी केमिकल वाली खेती में क्या हुआ, क्योंकि उसने केमिकल से पलटा पलटा करके रखा है, ऊपर की सतह की जमीन सीमेंट जैसी हो गई है। ठीक है, उसका प्रूफ क्या है कि ट्रैक्टर आजकल के 150 हॉर्स पावर के आ गए। सीमेंट जैसी जमीन होगी, उसको खेड़ने के लिए भी आपको तो बड़ा ट्रैक्टर चाहिए अब। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए, अर्थवर्म्स मर गए, तो वो जो सॉफ्ट रखने वाले का काम था, जो लोग सॉफ्ट रखने का जमीन का काम करते थे, वो सब मर गए। अभी आपको पलटाने जमीन को तो क्या करोगे? हैवी ट्रैक्टर रखना पड़ेगा। और जितना भी हैवी ट्रैक्टर कर करके टिल करते जाओगे तो उतनी लेयर आपकी सॉइल की खराब कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, और उसकी वजह से पानी भी उसके ऊपर गिरेगा, तब पानी स्लाइड ऑफ हो जाएगा, और पानी स्लाइड ऑफ होकर के आपकी टॉप सॉइल भी लेकर के सीधा नदी के अंदर ले जाके जाएगा। और इसमें हमारे खेत में क्या होता है, पानी नीचे उतर जाता है, एक्वाफायर बन जाता है, नेचुरल एक्वाफायर बन जाता है। ठीक है। सर जैसे कि आपने बोला कि वो अर्थवर्म जो मतलब ऐसे रेंगते रहते हैं तो उसके घर में मतलब ऐसे आ जाता है पानी, तो उससे अर्थवर्म को तकलीफ नहीं। हाँ ऑब्वियसली, इसलिए जब बारिश होती तब आप देखना कोई भी अच्छे से खेत में जहाँ पर केमिकल्स नहीं यूज करते, तो उसमें जमीन जमीन के ऊपर अथॉम्स फिर ऐसे जमीन में आकर के टहलते रहते हैं, बहुत मात्रा में, ज़्यादातर मात्रा में झाड़ के नीचे दिखना, ज़्यादातर झाड़ के नीचे अर्थवर्म्स रहते। और जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तब वो अर्थवर्म्स ऊपर आ जाते हैं, लिटरली सर्वाइव करने के लिए ऊपर आकर के दे ट्राई टू सर्वाइव बाय क्लाइंबिंग अप क्विकली, तुरंत आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि उन लोगों के पीछे पानी आया तो वो सॉफ्ट हो जाती है जमीन, तो तुरंत तुरंत खोद खोद के ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर रहते हैं थोड़े दिन तक, जब तक धूप उसको पानी को लेवल को नीचे नहीं ले जाती है। ठीक है ना, तो वही सब कार्य करते हैं, उसको नेचुरल साइकिल है उसका, जब बारिश आती है तो वो ऊपर आ जाते हैं सब। This organic nature of soil promotes interspecies of microbes that generate micronutrients that are otherwise not available in chemical fertilizers. These are the very microbes that turn insoluble matter in the soil to soluble matter for the plant uptake, clearly making the produce more nutritional. जैसे कि मैंने बताया, रोटी खिलाते हैं आपको तो आपका प्रोड्यूस क्या होगा, आप भी न्यूट्रिशंस हेल्थी हो जाओगे। ठीक है ना, वैसे भी प्लांट्स को कोई रोटी खिलाते हैं, मतलब प्लांट के हिसाब से रोटी क्या होगी, नाइट्राइट्स होगा, फॉस्फेट्स होगा, अलग तरह के मिक्स, जो लभ्य फॉर्म में, जो सॉल्युबल फॉर्म में वो खाएंगे, तो प्लांट्स भी अच्छे अच्छे फ्रूट्स बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल हो जाता है प्रोड्यूस, आपके मौसम भी उसमें टेस्ट अच्छे से आता है, स्मेल अच्छे से आती है, आपकी भिंडी उसमें उगाई तो अच्छे से टेक्सचर की भी आती है, उसमें टेस्ट भी अच्छा होता है, स्मेल भी अच्छी होती है जब कुक होता है तब, और पकती भी इजीली रहते हैं, ज़्यादा जल्दी से पक जाती है।
ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, ये भी हम लोग को एक्सप्लोर करेंगे, क्या है फायदे इसके, ठीक है ना। खाद लेके आओगे, उसे बोरिया है वो सस्ती पड़ती है, ये मान्यता है। जब आप लंबे कैलकुलेशन करोगे, तब लंबे कैलकुलेशन में वो जो थैली लेके आए वो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है आपको उसके ऊपर। मतलब एक थैली जो 600 to 800 रुपीज की है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, 80% सब्सिडी दे रही है आपको, सिर्फ 200-300 रुपए की पड़ती है वो थैली। और उसकी वजह से आपको लगता है वो सस्ता है, और आप लेके आते हो, और आपने क्या कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए काम करते थे दिन रात, आपने उसको मार दिया इनडायरेक्टली। तो ये जो फैक्ट है वो एक्चुअली हम लोगों को समझना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है उसके ऊपर। और लॉन्ग रन में यही सब चीज़ें हम लोगों को महंगी पड़ेगी, हमारी ज़मीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी एक दिन, क्योंकि हम लोग केमिकल्स डाल, तो एक्चुअली एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव है। शो क्विकर रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, क्यों, क्योंकि अभी आपने केमिकल डाला, तो अभी प्लांट ने बहुत सारा फ्रूट्स निकाल दिया। अब आपने नीचे से निकाल दिया न्यूट्रिएंट्स वो, तो कोई तो भरपाई चाहिए वहां पर, या फिर नेचुरली बायो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, माइक्रोब्स करेंगे ये काम, या फिर आपका खेत ये जो केमिकल्स के फर्टिलाइजर्स का काम करेंगे। नो डाउट वो जो है वो रोटी है, जैसे कि मान लो कि फास्ट फूड में फिंगर्स या चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट आपसे पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपको वो रेगुलरली खाना पड़ेगा। तो आपको ही पैकेट्स, चिप के पैकेट्स देने पड़ेंगे बार बार। जो बच्चा है या जो भी पौधा है उसको, आप ऐसे समझ लो कि एक बच्चा को रेगुलरली खाना चाहिए, राइट। अब उसमें एक आदमी है जो घर पे बनाता है, उसको घर पे एक वर्कर रखा है और घर पे बना के खिलाता है उसको, जो माइक्रोब्स का काम करते हैं। घर का काम में जो घर का आदमी जो काम कर रहा है, कुक कर रहा है, वो घर के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है, मतलब सॉइल में जो पड़ा है इंग्रेडिएंट्स उसको यूज कर रहा है। और आपने ये पैकेज जो फूड है, पैकेज फूड लेकर आते हो, पैकेट जो लेकर आते हो, वो कहाँ से आता है, मॉल से आता है। उसका काम क्या है, उसको सिर्फ पैकेट्स को खिलाना है बच्चों को, मतलब जो पौधा उग रहा है उसके ऊपर केमिकल डाल दोगे, वो केमिकल से बड़ा हो जाएगा। पर वो क्या उसको सही चीज खाने को मिली, क्या वो चीज जो है, वो जब तुम नहीं होते हो रात में उसको चाहिए कुछ केमिकल्स रात में चाहिए, तो आप तो पैकेट तो दिन पे ही देके आए हो उसको। ये जो फर्टिलाइजर्स फेंकते हैं वो तो दिन में फेंकते हैं ना फार्मर्स, अभी प्लांट को रात में चाहिए, नहीं मिलेगी उसको, क्या करेगा, वो प्लांट उस बनाने का चीज जो काम करना था रात में वो काम छोड़ देगा, क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिला रात में। चिप्स का पैकेट मिले नहीं मिला रात में बच्चे को, तो बच्चा रोता रह गया। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसके घर में जहां पर नेचुरली बनता है खेत, अच्छा बच्चा रो रहा है, मतलब प्लांट को कुछ चाहिए, तो वो खाना बनाने वाला तुरंत बना देता है खाना उसको, घर से ही प्रोडक्ट्स लेकर के, घर से ही तुरंत कुछ रोटी वोटी कुछ बना करके प्लांट को खिला देता है या बच्चे को खिला देता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स। क्या ऑर्गेनिक होता है वो जब चाहिए उसको, बैक्टीरिया अलाइव है, बैक्टीरिया सोते नहीं है, तो उसके लिए तुरंत बना देते हैं। कहाँ से इंग्रेडिएंट्स निकाले, सॉइल में ही पड़े थे, नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स थे वो। और इसने क्या किया, अरे इसमें तो बैक्टीरिया ही नहीं है, कोई घर पे बनाने वाला ही नहीं है, उसको आता था तो बाहर से पैकेट्स आ रहे हैं, वो तो सुबह ही आए थे पैकेट्स, अभी रात में तो मिला नहीं खाना, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर जो ग्रोथ चाहिए था, जो डेवलपमेंट करना था उसको, पौधे को, वो डेवलप नहीं करता है। उसके पत्ते में कुछ सिकनेस आ जाती है, डिजीज आ जाता है, उसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है, वो छोड़, प्लांट कमज़ोर हो जाता है, या उसमें कमज़ोर फल आते हैं, टेढ़ा वेढ़ा फल आ जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम लोगों का खान पीन भी आज भी पैकेट फूड की वजह से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी यही सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो रिजल्ट तो क्विक दिखाता है, बड़ा बड़ा तो दिखा देता है इतना संतरा, पर अंदर खोखला होता है। उसको टाइम पे पैकेट नहीं मिला खाने के लिए, तो अंदर संतरा खोखला रह गया, ऊपर से बड़ा दिखता है अंदर खोखला है। रिजल्ट तो क्विकली आता है, पर उसमें रिजल्ट में फेक रिजल्ट आता है, इसको कह सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो होती है। ईजियर टू अप्लाई डाइवर्सली, आराम से उसको फैला सकते हो सब जगह पर। जो केमिकल्स जो है उसको बोरियों को आराम से फैला दिया आपने फार्म में, जबकि कंपोस्ट जो होता है वो आपको जगह जगह पर देखना पड़ेगा, कहाँ अर्थवर्म से, कहाँ केमिकल्स की क्या कमी है, तो वो आपको समझना पड़ेगा जमीन को। तो वो एक इसमें डिसएडवांटेज है, केमिकल्स में ये फायदा है। easier to mix with other applications, जैसे कि because many chemical solutions are liquid fertilizer, they can easily be blended with weed, insecticide control and other solutions। अच्छा, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, जब वीडिसाइड होता है, वीडिसाइड मतलब घास मारने की जो दवा होती है, तो घास होता क्यों है पहले तो खेत सर में, न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स।
प्लांट्स की न्यूट्रिशन, वीड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को बचाने के लिए होता है। कोई भी जमीन में जहां पर भी वीड होता है, आप समझ लो आपकी जमीन नबड़ी है, उसमें वीकनेस है कोई भी तरह का, कुछ ना कुछ उसमें कमी है, इसलिए वीड्स हो रहे हैं वहां पर। आपने गाय का तबेला देखा है? उसमें कभी भी आपने घास उगता हुआ देखा है? घास उग रहा है वहां पर आजू बाजू में, बीच में घास उगता है जहां पर तबेला होता होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज, न्यूट्रिएंट सब है उसमें, गाय का छाण उसमें गिरता है वहां पर। तो वहां पर एक भी घास का ब्लेड नहीं उगता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर न्यूट्रिशन वैल्यूज सब, न्यूट्रिएंट सब है, माइक्रोब सब है। जहां पर भी घास उगता है वहां पर समझ लो जमीन नबड़ी है, उसकी वजह से घास उग रहा है वहां पर। तो हम लोगों को अगर उसकी लेवल, कार्बन लेवल, न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ा देते तो वो घास भी कम उगेगा वहां पर। घास एक तरह का रिएक्शन है, जैसे कि अभी कैसे ग्लोबल वार्मिंग में रिएक्शन ये आ रहा है कि सब जगह पर ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा हो रहा है सब चीज़ें। तो पृथ्वी अपने आप को क्या कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। कोई भी चीज़ बैलेंस करता है तो पहले क्या करता है, अगर आपको कोई चीज़ कोई पकड़ लेता है आपको, तो आप पहले क्या करोगे, अपने आप को स्ट्रगल करोगे, राइट? स्ट्रगल किसके लिए करो, ताकि तुम छूट सको उसके से और फिर से नेचुरल स्टेट में, बैलेंस मोड में आ जाओ। तो सेम थिंग में जब घास उगती है कहीं पर, तो वो पृथ्वी वहां पर क्या कर रही है, ऐसे स्ट्रगल कर रही है वहां की सॉइल, कि वहां पर से स्ट्रगल की वजह से अमुक सीड्स जो ऑलरेडी जगह पर, हर पृथ्वी के लेयर में जगह पर लगे गए सीड्स, घास के सीड्स, उसके ऊपर से एक लेयर निकल जाता है। और वो लेयर निकालने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया काम करते हैं। बैक्टीरिया कह रहा है कि मैं मर रहा हूँ यहाँ पर, मुझको बचाओ। तो वो एक तरह का केमिकल रिलीज करता है, जो कि ये घास की सीड्स के लेयर के ऊपर का जो कवच होता है, प्रोटेक्शन लेयर, उसको एक्सपोज कर देता है। तो वो सीड तुरंत स्प्राउट हो जाता है और बड़ा हो जाता है और वहां पर शेड बना देता है। किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया कह रहा है कि हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, नेचर को बचाना है सबको, नेचर का काम क्या है, बचाना है सबको, जो सबसे स्ट्रांग है उसको बचा के रखना है। ये नेचर का रूल्स, नेचर का लॉ है ये, जो स्ट्रांग है उसको बचा के रखना है। तो नेचर को बचाना है, वो बैक्टीरिया को क्या करेगा, नेचर वहां पर जो घास का सीड था उसके ऊपर से लेयर उसकी डिसॉल्व हो जाता है। किसने डिसॉल्व किया, वो बैक्टीरिया ने डिसॉल्व किया, और उसकी वजह से वो स्प्राउट होता है घास, और वहां पर घास एक अम्ब्रेला की तरह क्रिएट कर देता है, और नीचे रूट सिस्टम से भी उसको ठंडा रखता है। तो बैक्टीरिया बच गए वहां पर। अच्छा, बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में गर्मी और ऐसा कुछ हो जाता तो डेजर्ट हो जाता, तब ना वो बैक्टीरिया काम कर पाते, ना वो उसका लेयर निकाल पाते, और ना वो उसमें घास होती, तो डेजर्ट में फिर बिल्कुल मर जाते। बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और वो छोटा छोटा घास का भी सीड भी है जो वो भी बढ़ नहीं पाता है। तो वो तो एक्सट्रीम हो गया, उसमें कुछ फिर रिवर्स नहीं हो सकता है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, एक कुछ यूएन की बॉडी है जिसने कंक्लूड किया है कि 1 मिलियन एकर्स, 1 मिलियन एकर्स डिजर्टिफाई हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। 1 मिलियन एकर्स बहुत बड़ी जगह होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया आता है अफ्रीका में। जो पूरा का पूरा बेल्ट जो है, सहारा डिजर्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। बीच में आता है उस जगह पर जहाँ पर भी कच्छ का भी डिजर्ट एक्सपांड हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सब जगह पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। 1 मिलियन एकर्स डेजर्ट हो गए फॉर एवर, फिर से वापस नहीं आ पाएंगे ग्रीन पास्चर्स में, या ग्रीन नहीं हो पाएगा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग उस ज़मीन को कल्टीवेट कर करके, उसको केमिकल्स डाल डाल के हम लोगों को माइक्रोब्स मार रहे हैं। और उसकी वजह से रात के टाइम में या दिन के टाइम में जो भी मिक्स इंटरचेंज चाहिए वो नहीं मिलता है सॉइल को। उसकी वजह से सॉइल एक्सपोज हो जाती है नेचुरल क्लाइमेट्स में, और उसकी वजह से माइक्रोब्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? चलो, डिसएडवांटेजेस। Chemical fertilizer are often क्रिटिसाइज्ड। criticized for containing limited nutrients. ओके, ये तो समझ में आ गया, अमुक ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन ही होता है इसमें, या पोटेशियम भी होता है, और एनपीके, ज़्यादातर एनपीके कर का एक फर्टिलाइजर आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है? तो एनपीके करके जो फर्टिलाइजर है वो ज़्यादातर बिकता है मार्केट में अभी। तो उसकी वजह से तीनों चीज़ मिल रही है पौधे को, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं रही है। माइक्रो लेवल्स में जिंक भी चाहिए उसको, आयरन भी चाहिए थोड़ा बहुत, कैल्शियम भी चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में मिल रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं मिल रहा है, क्योंकि माइक्रोब्स तो तुमने मार दिए सब। तो वो जो जितना है नीचे से, जितना रूट फैले उतना ही मिलेगा उसको। अच्छा, रूट्स भी ज़्यादा डीप में नहीं फैलेंगे, क्यों? क्योंकि माइक्रोर्जिया था, फंगस नहीं था, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, वो माइक्रोर्जिया फंगस था, वो उसका रूट सिस्टम को फैला देता है।
अब वो रूट सिस्टम फैला नहीं है आपका प्लांट का, इतना ही रूट से सिर्फ, तो इतना रूट्स में से जितना न्यूट्रिएंट्स आएगा तो उसमें से उतना ही प्रोड्यूस छोटा सा ऊपर होगा। जैसे हमने मकाई का सीड्स देखा उसके ऊपर पोल्यूशन करता है। पोल्यूशन कैसे करता है? जब उसमें आपने खेत में वो डाला, ठीक है, तो नियर बाय वाटर वेज में वो घूम करके चला जाता है। जो पानी आपने उसके ऊपर से जाने दिया और ऊपर से एक्सेस पानी में जा करके नीचे गया या वेल में गया या पानी रिवर सिस्टम में गया, तो वो साथ में केमिकल्स भी साथ में उसमें गए। अच्छा, उसकी वजह से नीचे पॉन्ड में फिश भी होता है, जो भी कुछ होता है उसमें वो भी हार्म करता है उसको। तो पोल्यूशन होता है इसकी वजह से। खेत में तो हमने तो डाल दिया, पर जब बारिश ज़्यादा आती है तो सब वो केमिकल जो ऊपर डुले डाले थे तुमने, वो सब वॉश आउट होकर के रिवर्स में जाते हैं और रिवर्स में फिर एल्गी बन जाती है। एल्गी पता है समझ में, ऊपर सेवार बन यस जाती सर। है। अब सेवार बन गई तो फिश को भी सनलाइट नहीं मिल रही है, तो वो कवर हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं ऊपर, तो नीचे से अलग टाइप की चीज़ें ऊपर है। ऐसे बहुत सारे इम्बेलेंसेस हो जाते हैं, अलग अलग विविध प्रकार की इम्बेलेंसेस हो जाते हैं उसकी वजह से। ओवर फर्टिलाइजेशन, आप फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दे तो आपका पीएच जो होता है, सॉइल का पीएच, वो बिगड़ जाता है, या फिर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या फिर ज़्यादा बेस हो जाएगी, दोनों जगह पर गड़बड़ है। आपकी सॉइल की पीएच होती है वो ज़्यादातर एसिडिक नहीं और अल्कलाइन ज़्यादा होनी चाहिए, 6 to 7 उसका पीएच होना चाहिए बेस्ट, ठीक है ना। जो उससे ज़्यादा होता है तो वो बेस हो गया, तो वो ज़मीन में खाराश आ गई, और उससे कम हो गया मतलब जितना एसिडिक जाओगे तो नीचे कम होता जाएगा नंबर उसका, तो वो भी रूट्स के लिए बेनिफिट नहीं है। रूट्स एसिडिक एनवायरनमेंट में जी नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत उसको अल्कलाइन चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि एसिड की ज़मीन में आप नीम के पत्ते डाल दो, कड़वे होते हैं वो, तो बेस हो गया वो, तो वो काट देता है एसिड को और वापस पीएच को 6-7 में लेके आता है। जब आपका बेस का है ज़मीन, तो आप उसमें एसिडिक चीज़ डालो, जैसे कि छाछ है, छाछ एसिडिक होती है, आपने बेस चीज़ में डाल दी तो आपको फिर से न्यूट्रल में लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप के नेचुरल बैलेंसिंग फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं उसको। रिक्वायर्स मोर फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन, मैंने अभी बोला ना कि जो पैकेट है वो लेके तो आया, पैकेट खिलाया बच्चे को, अब पैकेट सिर्फ तुम ही पैकेट देने वाले हो, खाना खिलाने वाले पौधे को, तो उनको बार बार देना पड़ेगा। रिक्वायर्स मोर फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को ज़्यादातर प्लांट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि उसको देने वाले ही तुम हो, जबकि नेचुरल में क्या है, देने वाला ही बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया तो खेत में काम करता है, तुम घर पे आराम से बैठे हो। समझ में आ रहा है फर्क क्या है? हम लोग जानबूझ के हमारे पैर में कोल्हाड़ी मार रहे हैं, वो लोग बैक्टीरिया को मारने के बाद, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर डालने के बाद, वो जो काम करने वाले थे वहां पर बैक्टीरिया से माइक्रोब्स जो काम करते थे, उसको खाना चाहिए, वो भी खाना खाते आपकी खेत से, पर आपने वो 20% खाना खाते, उस चक्कर में आपने उसको मार करके कहा कि मुझको 100% खाना है। अपने आप को तुमने ईगो को इतना बढ़ा दिया कि तुमको 80% खाना में संतुष्टि नहीं थी, मुझको 100% खाना खाना है, मैं बैक्टीरिया को सबको मार देता हूँ, वो सब बैठ बैठ के खाते रहते हैं वहां पर, खाते हैं वो भी खाते हैं, पर आपने उसको मार करके आपने 24 आवर वर्कर था आपके फार्म में, आपने उसको हटा करके आप ही खुद मजदूर बन जाते, सेट होकर के भी। समझ में आया? तो ये साइकिल हमको समझना पड़ेगा कि नेचुरल साइकिल क्या थी, उसमें हम लोग कैसे अलग होते जा रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग ही अटक जा रहे हैं, अटवा जा रहे हैं उसमें, अंदर से हम लोग लॉकअप हो जा रहे हैं उसी से, विशेष साइकिल। ड्यू टू हाई डिमांड, Of food and low supply of labor, we tend to overlook this disadvantage and go for the chemical fertilizers. ओके, हम लोग ये देख करके फर्टिलाइजर को, केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ जाते हैं क्योंकि लेबर ज़्यादा महंगी है, तो हम लोग ट्रैक्टर से डाल देते हैं फर्टिलाइजर, है ना। हम लोग की डिमांड ऑफ फूड ज़्यादा हो गया, बड़ा ज़्यादा मात्रा में फूड चाहिए, तो हम लोग एक ही टाइप का क्रॉप डाल देते हैं हमारी ज़मीन। ये हम समझते नहीं है, जो दलाल होता है वहाँ पर जो बैठा है, एजेंट होता है, वो आपका भाव गिरा देगा। जैसे मैंने आपको बताया, उसने सिर्फ 5,000, एक 100 kg का 5,000 भाव कम कर दिया, लेकिन उसने 10 खेडूत के पास से या हजारों खेडूत के पास से वो 5,000 कम किया, तो उसके पास तो 5 लाख बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया ना। 100 खेडूत के पास से उसने 5,000 कम किया, कितना हुआ? 5 लाख हो गया, राइट। और आपके पास 5 लाख कब बचते हैं? आपकी खेत की खुद की लागत आपने 5 लाख की थी, उसमें से आपको 4 लाख ही मिल रहे सिर्फ अब, ठीक है ना। तो आपको 4 लाख में से लेबर को भी देना है, आपको घर को भी खाना करना है, उसमें से सीड्स भी लेना है, फर्टिलाइजर भी लेना है, इसलिए खेडूत आज का जो है वो सफ़र कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि केमिकल्स डालने के बाद वो नेचुरल चीज़ें जो खाने, नेचुरल चीज़ें जो आपको सप्लाई कर रही थी,
एफर्ट से जो आपको मैन पावर चाहिए था वो कम लगता था पहले, अभी ज़्यादा क्यों लग रहे हैं? अभी सीड्स आप बाहर से ले रहे हो, क्यों बाहर से ले रहे हो? आपके खुद के सीड्स बनाओ। नेचुरल सीड्स जो थे उसका सीड टू सीड की प्रथा है, एक बीज से दूसरा बीज बनता ही है। पर अभी हम लोगों को क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड सीड चाहिए, पैकेट में सीड आता है वो सीड इंपॉर्टेंट। अब भाई वो सीड तो लैब में बनाया गया है, लैब कहाँ है? पर न्यू दिल्ली में है या मुंबई में है लैब। आपके क्लाइमेट के हिसाब से पता ही नहीं है कच्छ में कैसा क्लाइमेट है, आपकी सॉइल के हिसाब से पता नहीं है उसको कि कैसा पीएच है आपका सॉइल का, आपका पानी के बारे में पता नहीं है वो लैब वाले को, उसने सीड बना दिया। नो डाउट उसमें से सीड्स में से उगता तो है प्लांट, पर क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने सीड अगर रखा होता नेचुरल वाला आपके पास जो उगता था वो, तो आपके क्लाइमेट के हिसाब से अनुकूल होता वो सीड, आपके पानी के हिसाब से अनुकूल होता वो सीड, है ना? और आपके वातावरण के हिसाब से अनुकूल होता वो सीड। तो सॉइल एनवायरनमेंट एंड वाटर उसके हिसाब से अनुकूलता सीड वो सही है, या वो सीड सही है जो लैब में बनता है, जो कंडीशनल एनवायरनमेंट में बनता है? लैब में तो सब मिटन्स पहन करके और सब ग्लोव्स पहन करके काम करते हैं, वहां पर तो एक बैक्टीरियल वायरस भी आता है तो भी वो सीड उग नहीं पाता है उसमें, उस जगह पर वो लोग सीड्स बनाते हैं, है ना? कंट्रोल एनवायरनमेंट कहते हैं उसको। लैब में भी ऐसा होता है कि खेत यूज करते हैं वो, और वही खेत में वो लोग सीड्स बनाते हैं, और वो फिर भी कंट्रोल होता है, उसमें ड्रिप से पानी लग जाता है, डॉक्टर लगे हुए हैं, जैसे करके 10-12 लोग उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसमें से सीड्स बनता है और सीड्स वो पैक करते हैं फिर। अब वो पैक करके आपको देते हैं, आप दूसरे देश में हो, मतलब दूसरे क्लाइमेटिक जोन में हो, दूसरे पीएच, वाटर का पीएच अलग है, तुम्हारा सॉइल का पीएच अलग है, उसमें आप सीड उगाओगे तो फर्क तो पड़ेगा। हम्म? There is an alternative way to grow. Irrigation there has various way to water your crops. The best watering method is the surface water, which is basically stored in rainy water. The second best is river, canals. The third best is wells and bore wells. ओके, इरिगेशन मतलब पानी देने का तरीका। उसमें पहला सबसे बेस्ट तरीका है वो है वाटरिंग द क्रॉप्स। द बेस्ट वाटरिंग द मेथड सरफेस वाटर विच इज बेसिकली स्टोर्ड इन रेन वाटर। सरफेस वाटर, आपके पृथ्वी के सतह के ऊपर जो पानी रखा है पॉन्ड के द्वारा या टैंक्स के द्वारा या ऐसा कुछ करके आपने सरफेस के ऊपर रखा है, वो पानी को यूज करो, बेसिकली रेन वाटर। रेन वाटर, ठीक है ना? सेकंड बेस्ट है आपके पास वो रिवर्स और कैनाल्स का है, जो अभी नर्मदा का कैनल जो चला आ रहा है, वो लोग वो रेन वाटर को ही कैनल्स के द्वारा खेत खेत में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर खेडूतों के पास, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खेडूत हो सकते हैं उसके पास, ठीक है? और थर्ड बेस्ट जो है वो बोरवेल में से या नीचे अंडरग्राउंड वेल से निकालने का पानी, जो पानी में ऑलरेडी बहुत सारे हार्ड मेटल्स डिसॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर से घिरा, पास हो के डिसॉल्व हो करके कैल्शियम मैंगनीज सब उठा उठा के नीचे पहुंच जाता है, और नीचे वाटर टेबल में उसका पानी आ जाता है। फिर वो चीज़ हम उसको निकालते और पानी देते झाड़ों को, तो उसमें बहुत सारे हार्ड मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। जबकि बारिश का पानी जो होता है ऊपर ही रहता है, और ऊपर रहता है उसकी वजह से सॉफ्ट रहता है, वो सॉफ्ट वाटर कहते हैं उसको, और वो उसमें उपजाऊ भी बहुत होता है ज़मीन में। जब भी कहीं पर भी बारिश होती है तो वहाँ पर बहुत सारा अच्छे से ग्रोथ हो जाता है, ना सिर्फ घास का या ऐसी चीज़ों का, बट ऑलरेडी आपके जो ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं या कपास भी उगते हैं, मूंगफली उगती है, तो वो भी बारिश के पानी में बहुत अच्छे से उगती है और फैलती है, क्योंकि वो सॉफ्ट वाटर होता है, प्योर वाटर होता है इन सोर्स, ठीक है ना? तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी खेत में कैसे पानी को ऊपर के ऊपर ही रखे, नीचे ना उतरने दे उसको, और अगर नीचे उतरने दे भी तो भी नेचुरली जो नीचे उतर रहा है वो उतरने दे, जैसे अर्थवर्म्स की जगह पर पानी गिर गया वो। जो सरफेस रन ऑफ है, जो पानी ऊपर सरफेस से जा रहा है, उसको कैचमेंट करो, पकड़ो उसको, पानी को बाहर मत निकलने दो खेत से। आपको ऊपर से पानी फ्री में मिल रहा है, क्या आपने प्रयत्न किया उसको पकड़ने का? फ्री में से मिला आपको, आपने क्या किया? आपने उसको बहने दिया। फिर जब पानी देने का टाइम आता है तब आप मोटर ऑन करके इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको। 300-400 फीट, अभी तो 500 फीट में बोर आ गया है। 500 फीट मतलब 50 स्टोरीज नीचे, ये एक स्टोरी है, ऐसे 50 स्टोरीज नीचे जाओगे, इस बिल्डिंग का 10 स्टोरी, एक 10 फीट है ये, ऐसे 50 स्टोरीज नीचे जाओगे तब पानी निकलता है। 50 × 10 = 500 फीट ना, तो 500 फीट नीचे इतना डीप में से पानी निकालना कितनी बड़ी बात है। और हर साल में ये वाटर टेबल नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है।
क्योंकि सब लोग उसमें से ही निकालते हैं, बोर में से। इस वाले खेत ने भी वहां से निकाला, उस वाले खेत भी वहां से निकल रहा है, सब जगह से खेत से सर निकाल। हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे पानी है? हाँ, वो सब साइज्मिक टेक्नोलॉजी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट से पता लगता है। पर ज़्यादातर क्या होता है, अमुक डेप्थ तक जाओगे ना, तो एक्वाफायर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर पानी आ जाता है। नीचे एक्वाफायर्स जैसे रखे ही है नेचुरली जो रहते हैं वो। पर आपको कहाँ डिग करना है, कौन सी जगह पर है, कौन से रॉक की एरिया से आएगा या नहीं, वो सब चीज़ें साइज्मिकोलॉजिस्ट को ही पता होता है। चलो। As you can imagine, the water begotten from rains yields हिल्स। its strong crops growth simply because of its lowest TDS total dissolved solids ranking from 0 minus या 0 to 50। 0 to 50. मतलब बारिश का पानी होता है वो 0 to 50 TDS होता है, जो सबसे कम TDS के कहा जाता है, नेचुरल पानी जो होता है उसमें। ठीक है। और क्रॉप्स उसमें फ्लरिश करते हैं, मतलब जेनरसली पत्ते निकालते हैं, फ्रूट्स आते हैं और सब चीज़ें होती हैं। अभी विंटर्स में देखना बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगे, उसकी वजह से किसका पानी, बारिश का पानी था। सस्ता भी हो जाता है, सस्ता क्यों हो जाता है सस्ता, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में ग्रो होते हैं बारिश के बाद, तो उसके वैल्यू भी कम हो जाती है उसकी वजह से। तो हर एक टाइम में हर एक चीज़ों का मीनिंग होता है। और हम लोगों को जब क्रॉप्स बारिश में उगते तब उसका TDS बहुत कम होता है, तो इसलिए ये पानी भी पीने लायक के लिए गिना जाता है। बहुत कम TDS होता है इसके लिए। I have seen farmers using borewell water as high as 8,000 TDS. This means the level of highest metal and salts in so high, 8,000 parts per million, that the roots have to struggle to let the water into the plant system. This स्ट्रेस। stress in the plant promote settlement growth, and invites diseases and insects. 8,000 TDS से वो पानी में बहुत सारा मिनरल्स डिजॉल्व है। ठीक है। और उस भी पानी में उसको उगाना है, प्लांट को उगाते हैं प्लांट को, तो क्या होता है, वो प्लांट को स्ट्रेस मिलता है। अरे इतना खारा पानी से मुझको प्लांट में से सीड्स बनाने, फ्रूट्स बनाने, फ्लावर्स बनाने, तो वो शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है, डिसीजेस का। कौन शिकार हो जाता है, प्लांट्स। आपको पानी में पहले से ही नीचे ना उतरने दो ना उसको। नीचे TDS 8,000 है, बोर का पानी TDS का 8,000 है। और आपको बारिश का पानी मिला था 2-3 महीने पहले, क्या था TDS 0 to 50, मतलब 20 या 10 या जो भी है। आपने क्या किया, पानी को बहने दिया उसको। इससे बेहतर है कि आपके खेत में एक जगह बनाओ, एक पॉन्ड बनाओ, इतना डीप पॉन्ड बनाओ कि खेत में जितना पानी आए, कम से कम आप बाहर से मत पानी खींचो। कम से कम 3 महीने तक बारिश होती है, अच्छी सी जगह पर 3 महीने तक बारिश होती है, राइट, रेनी सीजन। तो उसमें जितना भी 3 महीने तो माइनस कर दो साल के, 3-4 और महीने के लिए पानी का संग्रह करो, कि आपको 3-4 महीने तक पानी मिलता रहे वहां से। ऐसा कुछ आइडिया करो। जितना भी पैसा लगाना है मैं तो कहूँगा उसमें लगाना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना कोई भी प्लांट उगता नहीं है। जैसे हम लोगों को भी पानी के बिना 2-3 दिन के भी बाद भी मर जाएंगे हम लोग। हवा तो चाहिए ही चाहिए, वो तो फ्री है, फिर भी कुछ भी नहीं है, और पानी के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो सेकंड जो चीज़ चाहिए, जो पानी है, उसके लिए मेहनत से कम करनी पड़े, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए हमको। ना कि उसको नीचे से निकालो, क्योंकि वो इजी है। नीचे से निकालना इजी है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, किसके लिए, वो पावर की सब्सिडी देती है आपको। So we can see how not saving rainwater has a multiply effect on nutritional less crop produce. This in turn result is in food that is not only lacking vital material and vitamins but lacking flavors, allure, अरोमा। aroma and cosmetic अपीयर appearance too. टू, फ्लेवर भी कम हो जाती है, विटामिन्स भी कमी हो जाती है, अरोमा भी कमी हो जाती है, स्मेल भी अच्छे से नहीं आती फ्रूट से। ठीक है ना। तो विटामिन्स भी कमी, टेस्ट की भी कमी, स्मेल भी नहीं आ रही है आपको ऐसे टाइप के फ्रूट्स बनते। क्यों, क्योंकि आपने 8,000 TDS का प्लांट में पानी दिया है। 8,000 TDS इज अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ, ऑलमोस्ट टॉक्सिक लेवल में आ गए। आप 8,000 TDS का पानी पियोगे ना, तो आपके अंदर शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी।
सीधा बोर का पानी पिया है आपने कभी भी? खारा कितना होता है। सीधा बोर का पानी पियोगे खारा, विदाउट आरओ प्लांट, बहुत खारा होता है। आप रेगुलरली इसको पियोगे तो आपके शरीर में स्टोन्स हो जाएंगे, किडनी स्टोन हो जाएगा, आपकी गोल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाएंगे, अलग अलग जगह पर प्रॉब्लम्स हो जाएगा आपको बहुत बुरी तरह से। सर जैसे कि मेरे मामा ने बोरवेल लगाया था, तो मैंने उसका पानी पिया और वो तो मीठा था। तो वो टीडीएस कम होगा, 100-200 टीडीएस होगा, ये भी हो सकता है। जहाँ पर जैसे कि आपने बारिश के बाद भी पिया होगा, हो सकता है, तो उस टाइम पे टीडीएस कम हो जाता है। बहुत सारे रीजंस है उसके। नीचे पत्थर है, तो बारिश का पानी आता है तो सीधा पत्थर में से नीचे पड़ा रहता है। धूल मिट्टी नहीं है वहाँ पर, जहाँ पर आपकी ज़मीन, वहाँ नीचे ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होगी, तो डिजॉल्व नहीं होता है पानी दूसरी चीज़ों से। पत्थर में वैसे की वैसा रहता है जैसे ऊपर से आया है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। कुल मिला के मेरा क्या कहना है, आपको पानी जो है आपका टीडीएस कम होना चाहिए। रेन वाटर जितना आप टारगेट करोगे उससे तो बेहतर नहीं है। तो रेन वाटर जो आया आपकी ज़मीन में उसको पकड़ लो, उसके लिए जगह बना करके उसको स्टोर कर दो, है ना। Day feeding. If you are aware that काउ शेड। cow said, you will recall that it is full of cow's manures, and you will also notice that it will not have gases growing in it at surrounding it. Have you wondered why? हमने ये बात कर ली थी। गाय के तबेले में जो बाजू में घास नहीं, इसके आजू बाजू भी थोड़ी बहुत घास नहीं उगती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी फ्लो होता रहता है गाय का गोबर और छान और उसका गौमूत्र, तो उसकी वजह से घास नहीं उगती, क्योंकि ऑलरेडी उसमें माइक्रोब्स हजारों लाखों मात्रा में होते हैं। Another example of is the area under a tree. It is mostly gas free. ग्रास फ्री। Grass free. Naturally, it means the soil under the tree. It is made up of dead leaves and thus full of humus and bionutrients. बायोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारा ज़्यादा होता है झाड़ के नीचे भी, उसकी वजह से घास भी नहीं होती वहाँ पर। हाँ, ये बात भी है कि सनलाइट भी कम होती है इसलिए घास कम होती, लेकिन ज़्यादातर इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमस भी है ऑलरेडी, और ह्यूमस की वजह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पर, और वो घास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने आपके शहर में आपने समझौता कर लिया है आपके दूसरे नेबरिंग शहरों से या दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कि आप फाइट नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप अच्छे से काम करोगे तो वहाँ पर घास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। घास किसके लिए चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, ताकि बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाए उससे। पर आपको पता ही है कि आपका एनवायरनमेंट सही है, सलामत है, अच्छा है, ट्री है, ठंड है, अच्छे से कोई ज़रूरत नहीं घास की, तो घास भी नहीं होगी वहाँ पर। तो घास एक तरह का अलार्म है आपकी सॉइल के लिए कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है हमको, हम लोग माइक्रोब्स हैं, हम लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उल्टा वहाँ पर ज़्यादा खाद डालना चाहिए। अब ये काम कोई करेगा कि जहाँ घास उग रही वहाँ पर ही खाद डालो, पर सही काम ये करना है कि जहाँ पर भी घास उगती है वहाँ पर खाद के प्रमाण, कंपोस्टिंग या नेचुरल फॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स को बढ़ा दो, तो आपकी आकी ज़मीन को वहाँ पर भी उपजाऊ कर सकते हो। घास भी वो चला जाएगा थोड़ी देर के बाद, वहाँ पर ही वही पैच में घास चला जाएगा थोड़ी देर के बाद। सर अगर हम सॉइल में काव डंग डालें या सूखा डालें या फिर गीला डालें? सूखा डालोगे तो ऊपर की लेयर में रहेगा, हालांकि वो इंसेक्ट्स भी आकर के उसको नीचे तक पहुंचा देंगे, और गीला करके डालेंगे तो थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर बेस्ट मात्रा क्या है उसको डालने की, आपको तुरंत उसमें कुछ प्लांट करना है तो आप गीला मत डालो। गीला डालोगे तो उसमें से अभी भी गैसेस फॉर्म में निकलता रहता है, मेथेन गैस निकलती है। तो सूखा हुआ जो 2-3 महीने तक सड़ गया है वैसा गोबर डालो, 2-3 महीने तक सड़ गया है, 1-2 महीने, 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो तब रेत हो जाती है, उसमें बिल्कुल बैक्टीरिया नहीं होते। फिर सूखा होता है थोड़ा सा, मतलब 1-2 महीने तक सड़ गया है, कंपोस्ट हो गया है, ब्लैक कलर का हो गया है, सॉइल उसकी सॉइल जैसा टेक्सचर आ गया, फिर उसको ऐसे क्रश करो तो दो पे पाउडर हो जाता है। ऐसा टाइप का लेकर के डालोगे तो वो सबसे बेस्ट होता है, आप तुरंत उसमें कुछ उगा सकते हो, ठीक है। जब गीला लगाते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गीला छान होता है उसमें अभी भी गैस निकलता है, और उसको में अभी भी डिकम्पोजिशन सर प्रोसेस कितने चालू दिन है। का वो करना पड़ेगा? जैसे कि ग्रीन जो गोबर गैस है, गोबर का वो जो है, वो ग्रीन गोबर आप गोबर गैस प्लांट में डालो, ग्रीन छान जो होता है वो, तो उसमें से आपको गोबर गैस भी मिलेगा। जो गैस हवा में एस्केप हो रहा है अभी छान के द्वारा, जो गैस मीथेन गैस जो एस्केप हो रहा है अभी, आप एक बायोगैस प्लांट लगा दो,
उसमें क्या होगा, आपका गोबर का घास, गोबर का भी जो आप डालोगे उसके अंदर ग्रीन गोबर, तो अब उसमें से जो गैस बनेगी वो भी कैच करके यूज कर सकते हो एज अ फ्लेम, उसमें पका सकते हो खाना। और जो उसमें से स्लरी निकलेगी बाहर, दूसरी साइड से पानी की स्लरी जैसे निकलती है फर्टिलाइजर, तो वो भी बैक्टीरिया उसमें से डिकम्पोज होकर के ही, जो हो गए डिकम्पोज वही निकलते हैं वहां पर, तो वो भी आपको काम आता है। और वो जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो सीधा रूट में जाता है, ऊपर ऊपर नहीं रहता है, तो दोनों फायदे होंगे। ग्रीन कलर की वेस्ट जो है, गांव की डंग जो होता है, जो ग्रीन होता है, उसको यूज करो। और उसको कहाँ से यूज करो, बायोगैस प्लांट में से पास होकर के यूज करो, क्योंकि बायोगैस प्लांट में डालोगे तो बायो वेस्ट निकालेगा और गैस भी निकालेगा, इसलिए उसको बायोगैस प्लांट कहते हैं। ठीक है। Earth is a place for life to thrive, and the surface of Earth is the best place where enough moisture, pressure, and heat can be make and living things or organic to flourish. This is true for this is true for millions of years in the past, and it will still be true for hundreds millions of years in future. Only we need to understand this simple law of nature, that Earth is a habitat for not one but millions of Interdependently interdependently living life forms। forms. अर्थ है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जीना चाहता है, पहली बात। वो एक स्पीशीज के लिए जीना के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, सबको जीवाने के लिए कोशिश कर रहा है, सेकंड चीज। ठीक है। और वो कैसे कर रहा है, इंटरडिपेंडेंसी को प्रोत्साहन देकर के। इंटरडिपेंडेंसी मतलब तुम मेरे को कुछ दो, मैं तुमको कुछ दूंगा, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इंटरडिपेंडेंसी, डिपेंडेंट तो है, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है उसके ऊपर, पर इंडिपेंडेंट भी है, उसके अलग सी भी है, उसके रूट सिस्टम अलग है, उसके पत्ते भी अलग है, पर इंटरडिपेंडेंट भी है कि मेरे को तुम दोगे तो मैं भी तुमको कुछ दूंगा, इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है ना, वो बहुत अच्छा वर्ड है। अगर आप ये वर्ड को ध्यान रखोगे ना, तो आपको भविष्य में टीम प्ले भी समझ में आएगी। टीम प्ले मतलब क्या होता है, आप अभी क्या प्रॉब्लम होता है, टीम प्लेयर में ये होता है, जो बॉस होता है ना ऊपर का जो लेवल वाले, वो सबसे ज्यादा काम का झस उठा लेता है, मैंने किया है, जबकि उसने नीचे वाले काम लोगों ने किया होगा। तो इंटरडिपेंडेंसी क्या कहता है, वो टीम मेंबर हो जाता है, वो जो जिसको प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, और वो सबको पूछता है तुमको क्या प्रॉब्लम, मैं तुमको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, वो उसकी हेल्प करता है तो ये उसको हेल्प करता है और वो भी उसको हेल्प करता है, ऐसे ऐसे करके इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं इसको। अकेले के लिए भी काम कर सकते हैं, लेकिन खुद दोनों लोग को मिलकर के काम करते हैं, तो वो एक और एक 11 कहते हैं ना उसको, एक और एक 11 होता है, तो वो ऐसे करके इंटरडिपेंडेंसी वर्ड इसमें से निकलता है। Weeds are nature's way to provide microbes and bacteria growth. When grass grow, it not only promote the bioactivities under the soil but also gives a shading to the soil so that the ecosystem in the soil is favorable of microbes. माइक्रोब्स को फेवरेबल रखने के लिए घास उगती है, ये बात हमने करी थी। ठीक है ना, समझ में आ गया। वीड्स आर नेचर्स वे टू प्रोमोट माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया ग्रोथ। प्रोमोट करना उसका, बैक्टीरिया का और ग्रोथ का करने का, प्रमोशन करने, इसके लिए तरीका है ये वीड्स। ठीक है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। The modern farmer thinks the द क्विक मेथड, quick method of profiting is the removing of the weeds, and thus actually keeps this soil fertility low, or she and he may even make it वर्स, horse वर्स, worse by स्प्रेइंग spraying it with इंसेक्टिसाइड, insecticides. The swear श्योर वे, sure way of controlling weeds is usually practices like मल्चिंग, mulching, a process of covering the ground with organic matter like dry leaves, straw, or small pieces of organic waste. The weeds lose the ability to grow due to the lack of sunlight, and even इवेंचुअली even eventually cannot multiply because
that seeds not develop. हाँ, जो मॉडर्न फार्मर है वो प्रॉफिट करता है कि इसमें से मारने से ही हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, उल्टा सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। ठीक है, तो बेस्ट वे है बचाने के लिए या घास को ना उगने के लिए, तो हम उसके ऊपर डेड लीव्स लगा दें। डेड लीव्स की वजह से क्या हो जाता है, शेड बन जाते हैं। शेड बन जाते हैं तो उसमें माइक्रो बैक्टीरिया काम करने का शुरू कर सकते हैं। तो एक तो आपने कवर कर दिया घास को डेड लीव से, सेकंड चीज आपने उसको ठंडा रख दिया धूप से बचाने के लिए, तो वहां पर बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, एंड्स सब चीजें आएंगी रहने के लिए, तो वो वापस जमीन को फर्टाइल कर देंगे। ठीक है ना। तो जहां पर भी आप देखोगे कि घास का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पर आप कंपोस्टिंग ज्यादा कर दो या डेड मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पर से कवर कर दो। ग्रीन मल्चिंग कहते हैं उसको, ग्रीन मल्चिंग मतलब कोई भी ग्रीन चीज को काट करके, उसकी डाढ़ी काट के उसको वहां पर रख दो, डाढ़ी काट के वहां पर रख दो, ग्रीन ग्रीन चीजें का लेयर कर दो उसके ऊपर, उसको ग्रीन मल्चिंग कहते हैं। ठीक है। Harvesting. Crops cannot be harvested in many ways using hand tools like scale or simple hand pickle. In the case of cotton or vegetable harvesting, although any machinery is very cost in the being to invest in. हार्वेस्टिंग करने के लिए नॉर्मली हाथ से उठाते हैं, कॉटन पिक करते हैं ऐसे। अभी तो हार्वेस्टर आ गया उसके लिए भी। तो ये सब चीज़ों का पहला कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, इनिशियल कॉस्टिंग जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा होता है इसका। बहुत बड़ा ट्रैक्टर जैसा दिखता है, उसमें एक ही चीज़ उसका काम है हार्वेस्टिंग करना, तो उसको हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें का भी एक तरह का एक गांव में ऐसा प्रथा होनी चाहिए कि वो लोग एक हार्वेस्टर, एक गांव के लिए एक हार्वेस्टर, वो सब लोग शेयर करें उसको, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आपका रिसोर्सेज भी शेयर होते हैं बजाय के डबल होना। जैसे कि इसने भी हार्वेस्टर खरीदा, उसने भी हार्वेस्टर खरीदा, इसने भी हार्वेस्टर खरीदा, तो 3 हार्वेस्टर है, चल रहे कितने, एक ही चल रहे एक टाइम पे या 2 चल रहे एक टाइम पे। पर आप डिवाइड कर दोगे, सबको टाइम अलग अलग दोगे, तो एक ही हार्वेस्टर 5-6 जगह पर चलेगा।